नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी प्रवासी मजदूरों को लेकर कोर्ट के निर्देश की। मोदी सरकार के कारण वैक्सीनेशन में आई सुस्ती की। जानेंगे कि सरकार से क्यों नाराज हैं अनुपम खेर। लालू यादव ने मोदी सरकार पर क्यों किया तंज। और बुलेटिन के आखिर में बात चीन को कहां पीछे छोड़ने वाला है भारत। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के खाते में कल आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। 9.5 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। इसके बाद किसानों से बात करेंगे पीएम मोदी। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, अगले सप्ताह से बाजार में आ जाएगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी। अगस्त से दिसंबर के बीच देश को मिलेंगी 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज। जल्द होगा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। मीडिया कर्मियों के लिए किया ऐप लॉन्च। संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। रमेश पोवार फिर बने भारतीय महिला टीम के नए कोच। विवाद के कारण 2.5 साल पहले ही महिला टीम के कोच पद से हुई थी छुट्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में महामारी की दूसरी लहर तेज हुई तो अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया। जिन राज्यों ने लॉकडाउन नहीं लगाया उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच प्रवासी मजदूर फिर सड़क पर आ गए। उनके पास काम नहीं बचा तो घर वापस लौट चले। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। घर वापसी के लिए साधन जुटाने से लेकर खाने पीने की कोई दिक्कत सामने खड़ी है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता दिखाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों के सामने इस समय मुसीबत का पहाड़ खड़ा है। काम है नहीं, घर लौटने का किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से निजी बस संचालकों ने किराए के दाम 4-5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से सटे राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू चल रहा है। दिल्ली खुद लॉकडाउन में है। ऐसे में निजी बस संचालक मनमानी कर रहे हैं। इसे लेकर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से निजी बस संचालक अत्यधिक किराया न वसूलें और केंद्र को उन्हें परिवहन की सुविधा देने के लिए रेलवे को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को देखते हुए 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मजदूरों के लिए परिवहन, आर्थिक मदद, भोजन और अन्य सुविधाओं की मांग की गई थी। इसे लेकर कोर्ट ने कहा, फिलहाल के लिए हम सामुदायिक रसोई पर निर्देश पारित करने के इच्छुक हैं, ताकि ऐसे लोगों को खाना मिल सके जो घर जाना चाहते हैं। उनकी आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाने पर निर्देश देंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन पर भी तंज कसा। कोर्ट ने कहा, इस साल प्रत्येक राज्य का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि लॉकडाउन उस तरीके से न हो जैसा हमने पिछले साल देखा था। उद्योग काम कर रहे हैं और निर्माण गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। देश में प्रवासियों की स्थिति सुप्रीम कोर्ट को तो दिख गई, लेकिन सरकार को नहीं दिख पाई। इसीलिए कोर्ट को निर्देश देने पड़ रहे हैं। सरकार की रणनीति महामारी के दौर में पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। विपक्ष की राय तो सरकार मानती दिख नहीं रही, वो अपनों की भी नहीं सुनती दिख रही, क्योंकि यदि अपनों की मोदी सरकार ने सुनी होती तो देश में इस समय वैक्सीन की कमी नहीं होती। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस समय औसतन 20 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि भारत जैसे देश जिसकी 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसे संक्रमण के खिलाफ सफलता से लड़ाई लड़ना है और तीसरी लहर से बचना है। तो आज के हालात में प्रतिदिन 70 लाख लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है और 70 लाख का ये आंकड़ा भारत अगले 3 महीने में भी हासिल करता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे जो वजह है वो वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी इसीलिए है क्योंकि सरकार ने अपनों की नहीं सुनी थी। यदि सरकार ने अपने ही सांसदों की बात मानी होती तो आज ये हालात न होते। मार्च में संसदीय समिति ने सरकार को साफ साफ कहा था कि देश में जल्दी ही वैक्सीन की कमी होने वाली है। 8 मार्च को संसदीय समिति की ये रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई थी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वन, पर्यावरण संबंधित संसद की स्थायी समिति की इस रिपोर्ट पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 14 बीजेपी के मेंबर हैं। इस कमेटी के कई सदस्यों ने दोनों वैक्सीन का उत्पादन और टीकाकरण को तेज करने की सिफारिश की थी। समिति ने कहा था कि उत्पादन और टीकाकरण की रफ्तार दोनों के बीच तालमेल बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि समाज के अंतिम जरूरतमंद नागरिक तक को आसानी से टीका लगाया जा सके। फरवरी और मार्च के महीने में भारत में महामारी की रफ्तार धीमी थी और मोदी सरकार विश्व में प्रचारित कर रही थी कि भारत ने इस महामारी को हरा दिया है। सरकार का ध्यान प्रचार पर ज्यादा और वैक्सीन पर कम था और इसका नुकसान आज देश को भुगतना पड़ रहा है। अप्रैल में जब देश की स्थिति खराब होना शुरू हुई तो मई में सरकार की ओर से वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुई,
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब वैक्सीन कंपनियां भी कह रही हैं कि सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन इतना नहीं हो पाएगा कि एक दिन में 70 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। देश में वैक्सीन की कमी के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सही जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार को चिंता अपनी छवि चमकाने की है, लेकिन इससे भी सरकार की मुश्किलें ही बढ़ रही हैं। मोदी सरकार के समर्थक भी अब उनसे पूछ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। सवाल करने वालों में अनुपम खेर का नाम भी जुड़ गया है। तो क्या कहा है अनुपम खेर ने, देखिए रिपोर्ट। देश भर में जहां एक तरफ संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं बेड, ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की किल्लत भी देखने को मिल रही है। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा साफ साफ दिख रहा है और ये गुस्सा सरकार को अब महसूस भी होने लगा है। होना ये चाहिए था कि गुस्से के कारणों पर ध्यान दिया जाए, यानी बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को दूर किया जाए, वैक्सीन का निर्माण तेज किया जाए। लेकिन इनकी जगह सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की रणनीति बना रही है। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड यानी पूरी तरह से सकारात्मकता पर फोकस करें, बस सरकार की बुराई न करें, इस तरह का ज्ञान बांटा जा रहा है। एक और देश परेशान है और सरकार को अपने प्रचार की चिंता है, जिसे लेकर मोदी समर्थक अभिनेता अनुपम खेर भी अब सरकार की आलोचना करने को मजबूर हो गए हैं। अनुपम खेर ने कहा कि महामारी में सरकार की वैसी भूमिका नहीं दिखी जैसी होनी चाहिए। ऐसे में आलोचना जरूरी है। जनता में जो गुस्सा देखा जा रहा है उसका एक कारण है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि मोदी सरकार को ये समझना चाहिए कि ये इमेज बिल्डिंग का वक्त नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान इमेज बिल्डिंग की जगह लोगों की मदद करने और राहत देने की तरफ होना चाहिए था। इसके अलावा अनुपम खेर ने अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी, दवाओं की किल्लत और गंगा में बहते शरीर को लेकर कहा कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस तरह की घटना का समर्थन करे। सभी को ये देखकर खराब ही लगेगा, लेकिन इस मामले को किसी दूसरी पार्टी को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। खेर ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार को ही इससे लड़ने की पूरी तैयारी करनी थी, जिसमें वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आपको बता दें कि आमतौर पर अनुपम खेर पीएम मोदी की तारीफ करते दिखते हैं। मोदी पर जब भी विपक्ष की ओर से कड़ी घेराबंदी हुई तो खेर ने बॉलीवुड में मोदी के समर्थन में लामबंदी की। उनकी पत्नी किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, लेकिन अब खेर के बयान से साफ दिखता है कि मोदी सरकार सब कुछ ठीक होने के चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन सरकार की पोल अब खुल चुकी है। अनुपम खेर ने जनता के गुस्से को सही बताया है, साथ ही सरकार की रणनीति पर सवाल किए हैं। सरकार विरोधियों के सवालों के जवाब तो नहीं देती। उम्मीद है कि अनुपम खेर को अपने सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन सरकार की रणनीति पर सवाल तो उठते ही रहेंगे। और इस बार सवाल उठाए हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने। उन्होंने तो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को ही उछाला है। तो क्या कहा है लालू यादव ने, देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष का आरोप है कि महामारी को लेकर सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। जनता से हर चीज छिपाई जा रही है ताकि जनता की नजरों में पीएम की उजली छवि को बनाए रखा जा सके। लेकिन शहर ही नहीं, गांव में महामारी ने जो नुकसान किया है उसे लेकर लोग मोदी सरकार को ही कसूरवार मान रहे हैं। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या सरकार कुछ भी बताए, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि असली संख्या इससे बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहने वाली नदियों में दिख रहे मानव शरीर को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर पर यूपी और बिहार में गंगा नदी में तो जगह जगह इंसानी शरीर बहते दिख रहे हैं, जिनमें से कई पीपीई किट में हैं। जो लोग शरीर को बहा नहीं रहे वो नदी के किनारे उसे दफना दे रहे हैं। गंगा किनारे के ऐसे वीडियो और फोटो भी लगातार वायरल हो रहे हैं और सरकार की ओर से इसे गलत भी नहीं बताया जा रहा है। इसे लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अलग अलग अखबारों की कटिंग शेयर करते हुए कहा कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं दिया। जान चली गई तो लकड़ी, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। परेशानी ऐसी कि लोगों ने जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को गंगा में फेंक दिया। हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को। हिंदुओं को दफनाने की बात करते हुए लालू ने सीधे सीधे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। लालू ने ट्वीट करते हुए कहा कि महामारी और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं। दोनों जनजीवन के लिए परेशानी बनी हुई है और दोनों अदृश्य यानी नजर नहीं आते। मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। उसके लिए कहीं से भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी जहां अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां से बीजेपी विधायकों के इस्तीफे शुरू हो गए हैं। वैसे पार्टी इन इस्तीफों का बचाव कर रही है, लेकिन टीएमसी इसे लेकर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। तो बीजेपी विधायक क्यों दे रहे हैं इस्तीफे, देखिए रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम आए 2 सप्ताह भी पूरे नहीं हुए हैं कि 2 विधायकों के इस्तीफे हो गए। बंगाल विधानसभा के लिए हाल ही में चुने गए बीजेपी के 2 विधायक निशीथ प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ही नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधायक पद की शपथ तक नहीं ली और अपनी अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। निशीथ प्रामाणिक दिनहाटा से विधायक चुने गए थे, जबकि जगन्नाथ सरकार शांतिपुर सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। टीएमसी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें पहले ही पता था कि ये दोनों लोग इस्तीफा देंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 77 से घटकर 75 रह गई है, जबकि विधानसभा में अब 5 सीटें खाली हो गई हैं, जहां चुनाव कराया जाना है। जगन्नाथ सरकार और निशीथ प्रामाणिक ने अपनी संसद की सदस्यता को बचाए रखने के लिए इस्तीफा दिया है। निशीथ प्रामाणिक ने अपने इस्तीफे का बचाव करते हुए कहा कि हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। पार्टी ने फैसला किया है कि हमें अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब भी इस सीट पर उपचुनाव होगा, भाजपा को जीत मिलेगी। निशीथ प्रामाणिक कूच बिहार सीट से सांसद हैं, जबकि जगन्नाथ सरकार नादिया से सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने जिन 5 सांसदों को टिकट दिया था, उसमें से ये सिर्फ 2 ही जीत पाए थे। बीजेपी के 2 विधायकों के इस्तीफे पर तंज कसते हुए टीएमसी ने कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बीजेपी सांसद जिन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है, जीतने के बाद इस्तीफा दे देंगे। दोनों सांसदों ने स्थानीय जनता को धोखा दिया है। इन दोनों नेताओं ने विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा अगर ये विधायक नहीं बनना चाहते थे? ये जनता के पैसे की बर्बादी है। हमें इन दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ना होगा। ये सब महामारी के बीच हुआ है, लेकिन जब भी चुनाव होगा ये सीटें टीएमसी ही जीतेगी। शपथ ली नहीं कि इस्तीफा हो गया। बंगाल बीजेपी की मुश्किलें चुनावों के बाद भी कम नहीं हो रही हैं। मुश्किल में बीजेपी ही नहीं, इस समय पूरा देश ही फंसा हुआ है। लेकिन इस मुश्किल में पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट का काम जरूर चल रहा है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा, जिसमें नई संसद का निर्माण भी होना है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अब केंद्र की ओर से एक नया फरमान आया है। तो क्या है सरकार का नया आदेश, देखिए रिपोर्ट में। सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी चालू है। महामारी के इस बुरे दौर के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे नेता सरकार पर निशाना साध चुके हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। इसके अलावा विपक्ष के निशानों और प्रोजेक्ट निर्माण के खिलाफ दायर याचिका से अपना बचाव करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने इंडिया गेट के पास निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्निर्माण स्थल पर इस रोक से जुड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है फोटोग्राफी निषेध, वीडियो रिकॉर्डिंग निषेध। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के घर के अलावा कई सरकारी बिल्डिंग राजपथ और इंडिया गेट के आसपास बन रहे हैं। जनहित याचिका में मांग की गई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि वहां काम कर रहे मजदूर महामारी की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पीएम का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ये काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है, जिसकी वजह से सरकार इस निर्माण कार्य को नहीं रोकना चाहती। अब देखना होगा कि इतने विरोध के बाद भी सरकार अपनी जिद पर कायम रहती है या महामारी खत्म होने तक इस निर्माण कार्य को रोकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की बढ़ती आबादी की। देश भले ही जीडीपी से लेकर महामारी पर जीत हासिल करने के मामले में चीन से पीछे हो, लेकिन एक मामले में वो चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है, और वो है आबादी। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी ओर चीन की आबादी में गिरावट देखी जाने लगी है। भारत जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में महामारी के दौर में लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इतने लोगों को हम एक साथ मदद नहीं पहुंचा सकते। देश में जनता ज्यादा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कम है, लेकिन अभी तो देश को और भी कई मुश्किल दौर से गुजरना होगा। लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव को झेलना होगा, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से पहले ही चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन के विशेषज्ञों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने 2027 में भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने का अनुमान लगाया था।
लेकिन चीन में लगातार कुछ साल से आई गिरावट की वजह से भारत साल 2023-24 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र 2019 के अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ का इजाफा होगा, लेकिन भारत 2027 में ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अनुमान के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 37 करोड़ हो जाएगी। चीन की ओर से एक दशक में एक बार जारी होने वाली जनगणना रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में जनसंख्या दर बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की जनसंख्या 2027 तक पीक पर होगी और उसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। अब चीन की जनसंख्या जैसे जैसे कम होगी वैसे भारत अधिक जनसंख्या वाला देश बनता जाएगा। ये लगातार बढ़ते आंकड़े भारत को विकास के मामले में पीछे धकेलते जाएंगे, जिससे आगे बढ़ना बेहद मुश्किल होगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।